यूट्यूब पूरा पगला गया है। सच में यूट्यूब पागल हो चुका है। सब वेलकम बैक टू टुडेस ब्लॉग। टुडे इज 11th of June 2020। तो मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो हर एक यूट्यूबर को एक चैनल के साथ एक और चीज़ जो होती है वो मैनेज करनी होती है, वो होता है यूट्यूब स्टूडियो। वो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है कि वो क्या होता है। जो कोई भी क्रिएटर होता है उसी के लिए होता है, जो वीडियो बनाकर अपलोड करता है। तो उससे आपको सारा डेटा मिलता है कि कब कितने लोगों ने कितना व्यू, मिनट्स वगैरह वगैरह सब कुछ होता है उसमें। तो जब आपका ट्रैफिक जो होता है आपकी चैनल पर ज़्यादा होता है, वैसे ही आपका डेटा जो होता है वो आपको शो करता है। तो यूजुअली मैंने पहले जब देखा था इस पहले यूट्यूब स्टूडियो पर, तब मुझे ट्रैफिक कम था और 100 से भी कम सब्सक्राइबर्स थे। तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो दिखा नहीं रही थी, कह रही थी कि आपकी चैनल पर ट्रैफिक कम है तो हम आपको ये चीज़ें नहीं दिखा सकते। तो अभी मतलब थोड़े समय पहले मैंने इसे देखा था तो पता चला हाँ वो सभी चीज़ें अनलॉक हो चुकी है, जैसे कि कौन सी एज के लोग और क्या वगैरह वगैरह। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ हमें शो करती है, आप लोगों को शो नहीं करती है। तो 100 सब्सक्राइबर हो गए तो हमें वो चीज़ें दिखाने लगेगी। लेकिन जब मैं वो देख रहा था तब मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई यार। मतलब यूट्यूब पूरा पगला गया है। सच में यूट्यूब पागल हो चुका है। सच बता रहा हूँ। देखो मेरे साथ क्या हुआ। आपको यहाँ पर जो फ़ोटो यहाँ कहीं भी जो फ़ोटो दिखा रहा है आप उसमें देखिए। तो असल में होता ऐसा है कि आपको सबसे पहले दिखाता है ये डेटा कि आपको कितने परसेंटेज ऑफ लोग जो है इंडिया से देख रहे हैं। तो 91.9%। मतलब ये सुन के अच्छा लगा कि अपन को कोई इंडिया के बाहर से भी सुन रहा है, देख रहा है। वाह वाह, इतनी उम्मीद नहीं थी हमें, लेकिन कोई नहीं। उसके बाद आता है ऐसा डेटा जो हमारा सिर चकरा देता है, वो है जेंडर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी चैनल 100% मेल ही देख रहे हैं सिर्फ। वाह 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 वाह, अति उत्तम। वाह, मतलब मेरे सामने ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फीमेल और मेरा वीडियोस देखते हैं, मेरी चैनल को विजिट मारते हैं, लटार मारते हैं। देख लो, मेरे मम्मी है, मेरे रिलेटिव्स है, मेरी बहन है, मेरे नानी है और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। मतलब क्या यूट्यूब के पास कोई लॉजिक ही नहीं है कुछ भी। और अगला डेटा तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है यार। देखो, एज ग्रुप 18 to 14 ईयर्स के जो लोग होते हैं वो 100%, बाकी के सभी 0% है। वाह, मतलब मेरी मम्मी तो ना 18 to 24 ईयर्स में आते हैं, है ना। वाह यूट्यूब, वाह, कोई लॉजिक नहीं है। वाह। और कभी कभी मेरे नाना जो है वो भी मेरे वीडियो देखते हैं, जिसकी एज मोर देन 60 है और पता नहीं कितनी है। मम्मी, नाना की एज कितनी है? 65। हाँ 65, तो उसका 65 प्लस में आना चाहिए, तो वो भी नहीं दिखा रहा है। मतलब मेरे नाना भी 18 to 14 ईयर्स के एज पर यूट्यूब। मतलब छोड़ो यार, उसका तो सठिया गया है। अभी क्या है और कहना। अभी ये डेटा देख के ही मेरा तो मतलब सिर चकराने लगा यार। ऐसा क्रिएटर पहला होगा जो इसके 18 to 14 ईयर्स के सिर्फ मेल लोग ही पूरे वीडियोस देखते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इससे पहले जो व्लॉग आया था साइकिलिंग वाला, वो जो लेट हुआ था उसका मैं रीज़न बताना चाहता हूँ। बहुत ही अजीब रीज़न है। असल में हुआ था ये कि जब मैं साइकिलिंग करके आया था उसके बाद मैं थक गया था, तो कैमरे को मैंने सोफे पर रख दिया था। मैं आपको दिखाता हूँ। और मैंने सोचा था कि चार्जिंग ख़त्म हो गई तो उसके बाद चार्जिंग करके वापस से कैमरे को उसकी जगह पर रख दूँगा। मैंने कैमरे को एक रखा था यहाँ पर। और उसके बाद मैं काम में लग गया तो रात तक भूल गया। सोचा चलो कोई नहीं, रात को चार्जिंग में प्लग इन करके सो जाऊंगा तो सुबह तक हो जाएगा। तीसरा दूसरे दिन मुझे याद आया मेरा कैमरा नहीं मिल रहा है यार। जब मुझे व्लॉग एडिट करना था तो मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, कैमरा तो वो अभी बाद में ढूंढ लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेमोरी कार्ड उसमें और सारी फुटेज उसमें। अगर मुझे वीडियो अपलोड करना है तो फुटेज चाहिए और फुटेज के लिए मेमोरी कार्ड चाहिए, मेमोरी कार्ड के लिए कैमरा चाहिए। तो वो कैमरा तो मिल ही नहीं रहा था। तो पूरे घर में ढूंढ लिया, सभी को पूछ लिया, किसी को पता नहीं कहाँ गया कैमरा। मुझे भी पता नहीं, साला मैंने तो रखा था यहीं पर, गया किधर। तो हमारे घर का ये जो CCTV है ये, हाँ वो एक रीना दीदी की कैट जो थी वो भी एक CCTV थी हमारे लिए, लेकिन ये जो ओरिजिनल है जो कि 24/7 चलता रहता है, उसमें मैंने चेक किया कि हुआ क्या असल में। तो 7 जून को मैं गया था साइकिलिंग करने। तो उस डेट की रात को मैंने 11:53 तक 53 मिनट तक सब कुछ देखा, कैमरा वहीं पर है। और जैसे ही मैंने 8 जून किया
और सुबह मतलब 12 AM को स्टार्ट किया, कैमरा गायब। मैंने सोचा ये 7 मिनट में क्या हो गया भाई, 12 बजे एकदम 12 बजे क्या ये गुम हो गया, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। उसके बाद मैंने 11:53 से वापस देखा, तो हुआ था ये कैमरा में, सीसीटीवी कैमरा में, कि असल में 11:58 पर ये सोफ़ा जो था थोड़ा सा इस तरह हो गया, इस तरह, और कैमरा यहाँ से नीचे धड़ाम से, और किसी ने सोफ़े को वापस से ऐसे पुश कर दिया, मतलब चला गया अंदर, और कैमरा था यहाँ पर। मतलब अगर सीसीटीवी कैमरा हमारे घर में नहीं होता ना, तो मतलब समझ लो ये कैमरा मेरे को मिलने नहीं वाला था बहुत दिनों तक। पता ही नहीं चलता यार, उधर कौन शक करेगा कि कैमरा उधर है यार। वाह, मतलब सोफे के नीचे भी हमारा कैमरा पड़ा होता है। हमारा घर कितना यूनिक है, हमारा खजाना कहाँ कहाँ छुपा होता है मेरे को भी नहीं पता होता। लेकिन एनीवेज बहुत अजीब घटना थी यार ये मेरे को भी नहीं पता चल ये कैसी घटना थी, अच्छी थी बुरी थी कैसी थी तो पता नहीं, कोई नहीं। अभी एक थोड़ी सी सीरियस बातचीत करनी है, इसलिए मैं ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि नीचे जो है थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा है। मम्मी रेडियो सुन रहे, गाना सुन रहे पुराने, उसकी मर्ज़ी से वो काम वगैरह कर रहे हैं, तो इसलिए। तो अभी इस रूम का ना पंखा ही बिगड़ गया है। देखो ये फैन की स्विच है, ये मैंने ऑन कर दी, ये बंद, लग गया। रेगुलेटर में भी प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है। अरे फैन की स्विच ऑफ करना ही भूल गया। हाँ ओके, तो वो बातचीत कुछ ऐसी है कि कोरोना के बारे में है। तो वैसे तो हम सबको सब कुछ पता है, तो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ बातें जो है वो हमारे फैमिली में अभी कुछ एक हफ्ते पहले ही हुई थी, तो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली जब किसी को भी कोरोना पॉजिटिव होता है, वो एक ही चीज़ सोचता है, चलो अस्पताल चलते हैं। तो ऐसा ही हुआ था। तो मैं शुरू से बताता हूँ कि मेरे एक रिलेटिव है, उसने कोरोना का रिपोर्ट करवाया है, तो अनफॉर्चुनेटली वो पॉजिटिव आए। उसके बाद वो मुंबई की एक हॉस्पिटल में गए, वो मुंबई रहता है, तो मुंबई के एक हॉस्पिटल में गए। मुझे उस हॉस्पिटल का नाम पता है लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, और वो सब कुछ क्या था उसकी पूरी डिटेल मेरे पास है, क्या हुआ था क्या नहीं। तो वो एक हॉस्पिटल में गए, तो उसके बाद हमारे रिलेटिव को ये बताया गया कि अगर आपको इस हॉस्पिटल में सिर्फ कोरोना के लिए एक बेड चाहिए तो आपको 35 लाख रुपीज़ पे करने होंगे सबसे पहले, सिर्फ बेड के लिए। उसके बाद हर दिन जितना भी खर्चा होता है, जितना भी कॉस्ट होता है, वो अलग से पे करना होगा। सिर्फ ये एक बेड के लिए पे करना होगा 35 लाख रुपीज़। और वो हमारे जो रिलेटिव है वो थोड़े से मतलब समझ लो अमीर है, रिच है, तो उन लोगों ने भी इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से ही सिर्फ ये सोचा, चलो इंसान है, इसकी जान पहले बचाओ, पैसे का बंदोबस्त बाद में हो जाएगा। तो उन लोगों ने दे दिए 35 लाख रुपीज़। और उसके बाद हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारे उस रिलेटिव की कोरोना की वजह से डेथ हो गई। तो कहने की बात ये है कि अभी जो करप्शन चल रहा है ये क्यों है, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, हमारी मेंटालिटी। जब किसी को भी कोरोना पॉजिटिव आता है सबसे पहले भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ। अगर गवर्नमेंट में मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन वो तो अभी फुल्ली ऑक्यूपाइड है, तो हर कोई जाएगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में। तो उसके बाद जब कोरोना के केस बढ़ेंगे और उसके बेड्स जो है वो कम हो गए, तो वो ऑब्वियसली ब्लैक में जाने वाले हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे अपने मन के हिसाब से, उसके दिमाग में जितनी भी रकम आएंगी वो बोलेंगे, और ऑब्वियसली आप पे करने वाले हो, क्योंकि आपकी जान से ज़्यादा कीमती तो कुछ नहीं है। तो इसी चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस वक्त क्या करना चाहिए? वैसे भी अगर हम देखने जाए तो हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, मैं ये डेटा जो है हॉस्पिटल में क्या हो रहा है ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ, कुछ चीज़ों और कुछ कॉन्क्रीट प्रूफ की वजह से कह रहा हूँ कि वहाँ पर अगर कोरोना है तो आपको जो कोई भी सिम्टम्स है उसके हिसाब से आपको ट्रीट किया जाता है। मतलब मान लो आपको खांसी है तो खांसी की दवाई वगैरह दी जाती है, अगर बुखार है तो बुखार की दवाई दी जाती है, अगर आपको सांस नहीं ले पा रहे तो उसकी दवाई दी जाती है, और अगर बहुत क्रिटिकल केस है तो आपको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको जब तक क्रिटिकल फेज़ में नहीं है तब तक आपको घर में रहकर ही अपनी जो कोई भी मेडिसिन से वगैरह जो कुछ भी ट्रीटमेंट करना है घर पर ही करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सिम्टम्स कम है, आप क्रिटिकल फेज़ में नहीं है, फिर भी आप पैसे देकर उस हॉस्पिटल की एक बेड को ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, तो जो क्रिटिकल फेज़ में है उसे वो वेंटिलेटर नहीं मिल पाएगा। मतलब
ये समझने जैसी चीज़ है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो जो मतलब समझ लो, अभी बहुत छोटे बच्चों को भी कोरोना हो रहा है, जिसकी अभी बहुत मतलब मैंने एक सुना था कि हमारे कहीं आसपास ही एक 2 साल का बच्चा था जिसे कोरोना हो गया था। मतलब उसे पहले ज़रूरत होती है, उसे हम किसी भी तरह से घर में ट्रीट नहीं कर सकते, उसे क्योर नहीं कर सकते। तो अगर हम सभी लोग ऐसे करें कि जब आपको कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो प्लीज़, आपको, मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स, फ्रेंड्स और फैमिली किसी को भी हो जाए, लेकिन अगर आपके आसपास किसी को ये हुआ है तो उसे प्लीज़ ये सजेस्ट कीजिए कि अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है तो घर में ही रहकर आप अपनी दवाई लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो जो बेड्स जो है वो खाली होते जाएंगे, उसकी वजह से जिसे ज़रूरत है उसे मिलेगी, और ये जो करप्शन ये लोग कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। जब बेड्स ज़्यादा है और मरीज़ कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली यार वो सभी जो पे करना होगा आपको वो चार्जेस कम हो जाएंगे ऑब्वियसली यार। तो प्लीज़ मैं कहता हूँ कि आप किसी ना किसी को, अगर आपके ग्रुप में, रिलेटिव में किसी को भी अगर ऐसी जानकारी दे सके, स्प्रेड कर सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी वजह से यार मेरे फैमिली में तो ये हुआ है, मेरे रिलेटिव्स में, तो मैं नहीं चाहता किसी और के फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स और जो कोई भी लव्स वन है उसके साथ ऐसा कभी हो। तो बी सेफ, बी अवेयर। और वैसे भी ये मैंने सिर्फ थोड़ी सी देर में लंबा सा एक वीडियो बना दिया है, वैसे आज व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि और चीज़ें चल रही है। एक नया जो वीडियो, फनी वीडियो आ रहा है उसकी आज स्क्रिप्टिंग करनी है, इसीलिए मैंने आज ऐसा एक वीडियो बना दिया। और वैसे भी ये ज़रूरी था मेरे हिसाब से। अगर ये वीडियो मेरे मान लो 10 से 15 लोगों ने देख लिया और उसकी वजह से एक आदमी ने भी किसी को भी कह दिया, तो अगर कुछ भी हेल्प हो गई तो मेरे लिए अच्छा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि व्यूज़ आए नहीं आए, कोई नहीं। अभी तो ऐसी सिचुएशन है, ये मुझे सुन के भी बुरा लगा मुंबई में कि 35 लाख रुपीज़ आपको देने पड़ रहे हैं सिर्फ एक बेड के लिए, और उसका पर डे का कॉस्ट जो है वो शायद 1 लाख रुपीज़ पर डे है। तो यार बहुत बुरा है। एनीवेज, तो आज बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट जरूर करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देव जोगिया, साइनिंग ऑफ।